Dear student, a very good morning to all of you. As you know, till date we have already discussed chapter 6 of the BNSS. Now we are going to discuss chapter 7 of the BNSS, in which we will discuss section 94 to section 110, which talks about the process to compel the production of things. As you know well that under chapter 6 we have already discussed process to compel appearances, in which we have already seen that how the person can be compelled to brought before the court. हम लोग दोस्तों जैसे देख चुके थे कि जब कोर्ट को किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है किसी मामले में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोर्ट सबसे पहले उस व्यक्ति को समन करती है, और समन के बाद अगर वो नहीं आता है कोर्ट के सामने या अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है, तो फिर कोर्ट उसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करती है। और वारंट ऑफ अरेस्ट के बावजूद भी पर्सन कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो फिर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन डिटेल अंडर चैप्टर 6 ऑफ द BNSS। वहाँ पर बात की गई थी कि एक व्यक्ति को अगर कोर्ट में बुलाना होता है तब कोर्ट व्यक्ति को सम्मान वारंट और प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट इत्यादि की कार्रवाई करती है। यहाँ पर बात हो रही है प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स की, यानी कि अगर किसी दस्तावेज इत्यादि को कोर्ट को आवश्यकता है किसी मामले में, ट्रायल के संबंध में या फिर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में, तो ऐसी स्थिति में कैसे दस्तावेज को कोर्ट में या ट्रायल के समक्ष जो अधिकारी ट्रायल कर रहा है उसके समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में जो कार्रवाई होती है, उस संबंध में ये चैप्टर 7 बात करता है। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 94 टॉक्स अबाउट द समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। दो बातें की गई है कि डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स को प्रस्तुत करने के लिए समन करने के समय में सेक्शन 94 में बात की गई है। सेक्शन 94 का सेक्शन 1 कहता है वेन एवर एनी कोर्ट, किसी कोर्ट को जब भी कभी, और एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यानी कि थाने का SHO जो है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है, या तो उसको या फिर किसी कोर्ट को कंसीडर आवश्यक समझती है तब दैट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन किया जाना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यहाँ बात की गई डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच इज लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस और अदर थिंग इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। तीन बातें कही है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा या फिर डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन होगा या अदर थिंग का प्रोडक्शन होगा, वो किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग इस संहिता के तहत जो चल रही है उसके संबंध में आवश्यक है। और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर सच कोर्ट में इशू ए समन, अगर ऐसी कोर्ट को या किसी ऑफिसर को इस संबंध में डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तो कोर्ट जो है इस संबंध में कोर्ट इसके संबंध में समन इशू कर सकती है। और सच ऑफिसर में बाय ए रिटन ऑर्डर, ऐसा ऑफिसर रिटन ऑर्डर कर आइदर इन फिजिकल फॉर्म, या तो फिजिकल फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, रिक्वायर्ड द पर्सन टू हुज पोजीशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग्स इज बिलीव टू बी to attain and produce it or to produce it at the time and place stated in the summon or order। दोस्तों इसके पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जब कोर्ट किसी व्यक्ति को समन करती है तो व्यक्ति के संबंध में उसको कोर्ट में उपस्थित होने के संबंध में बोला जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को उपस्थित नहीं बल्कि उसको किसी डॉक्यूमेंट या कोई ऐसे थिंग्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट जो है समन करती है। अगर आप इस सेक्शन को देखें तो सेक्शन 94 टॉक्स अबाउट द समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स, यानी कि अगर आप देखें तो जब किसी कोर्ट को या तो कोर्ट को लगता है या ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट, पहला जो है वो डॉक्यूमेंट सब का प्रयोग किया गया है को प्रोड्यूस किया जाना है, या फिर दूसरा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या कम्युनिकेबल कोई भी डिवाइसेस जैसे मोबाइल हुआ, पेन ड्राइव हुआ, एक्स्ट्रा हुआ, इस सब चीज़ें हैं, या कोई भी डिजिटल एविडेंसेस है। यानी दोस्तों या दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहला है
कोई भी डॉक्यूमेंट है हो सकता है, दूसरा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो सकता है या कम्युनिकेबल डिवाइस हो सकता है, या फिर चौथा है डिजिटल एविडेंसेस हो सकता है, या किसी फाइल, जैसे डिजिटल एविडेंस का मतलब है कि अगर कोई एविडेंस किसी फाइल में है या जो कि डिजिटल फॉर्म में है या लैपटॉप या कंप्यूटर में है, या कोई या और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे थिंग्स को या डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि किसी मामले का या तो ट्रायल चल रहा है, या तो फिर इंक्वायरी चल रही है, या तो फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन चीज़ों को मंगाने के लिए कोर्ट उस व्यक्ति को जिसके पोजीशन में ऐसे डॉक्यूमेंट या थिंग्स है, उसको जो है वो समन इशू कर सकती है। और साथ ही साथ इस संबंध में इस बात को इंडिकेट किया गया है कि किस समय और किस दिनांक को किस कोर्ट में या किस ऑफिसर के सामने जो है इस सारी चीज़ों को लेकर जो है वो उपस्थित होना है। साथ ही साथ जो है ये कोर्ट जो है समन भेजकर या ऑफिसर इंचार्ज समन भेजकर राइटिंग में डेट और टाइम जो है ये मेंशन करके उस व्यक्ति को बुला सकता है जिसके पोजीशन में, जिसके अपेक्षा में ये डॉक्यूमेंट या अदर थिंग्स है। तो ये बात सेक्शन 94 में कही गई है। सेक्शन 94 का सब क्लास 2 कहता है एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मेरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और other things shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। यहाँ बहुत छोटी सी बात कही है, जिस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत कोई डॉक्यूमेंट या अदर थिंग्स प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, या तो वो फिजिकली तौर पर कोर्ट में उपस्थित न होकर अगर डॉक्यूमेंट या अदर थिंग कोर्ट में भिजवा भी देता है तो माना जाएगा कि इस सेक्शन 94 के सब क्लॉज 1 का जो है समन के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका जो है कंप्लायंस हो चुका है। यानी कि व्यक्ति पर्सनल तौर पर भले ना उपस्थित, क्योंकि कोर्ट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट या अदर डिजिटल फॉर्म में जो एविडेंसेस है उसकी आवश्यकता है। तो अगर व्यक्ति पर्सनली ना उपस्थित होकर ये सारी चीज़ें कोर्ट में भिजवा भी देता है किसी माध्यम से, तो भी मान लिया जाएगा कि ये 94 सब क्लॉज 1 का जो ऑर्डर है उसका कंप्लायंस हो गया है। अब यहाँ पर तीसरी बात की गई, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, यानी इस उपरोक्त जो प्रावधान है वो जो है टू अफेक्ट सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। यानी कि इस उपरोक्त की धारा के किसी बात के होते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 129 और 130 पर इस धारा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 पर इस धारा का कोई प्रभाव नहीं, धारा 91(4) के सब क्लॉज 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्लास कहता है टू अप्लाई अ लेटर, पोस्ट कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग्स इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी। यानी यह धारा जो है लेटर, पोस्ट कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट या किसी पार्सल या थिंग्स जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है उस पर इस धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये धारा जो है, ये धारा 94 का सब क्लॉज 3 कहता है कि उपरोक्त जो प्रावधान जो है इन दो चीजों पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये 95 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर एज टू लेटर, लेटर के संबंध में कौन सी प्रोसीजर अप्लाई जाएगी ये 95 कहता है। इफ एनी डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ ए पोस्टल अथॉरिटी, यदि कोई डॉक्यूमेंट है या पार्सल है या थिंग्स है जो कि पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है, इज इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर डीएम की बात की गई है, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीजीएम की बात की गई है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, तीसरा है कोर्ट ऑफ सेशन की बात की गई है, और चौथा हाई कोर्ट। यानी 4 अथॉरिटी की बात की गई है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या पार्सल या कोई थिंग पोस्टल डिपार्टमेंट की कस्टडी में है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, सीजीएम या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट वांटेड फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर किसी इंक्वायरी या ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग की संहिता के अंदर उसके लिए जो है उपरोक्त मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगता है, सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट में रिक्वायर द पोस्टल अथॉरिटी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्टेड। यानी सिंपल सी बात दोस्तों कही गई है कि अगर पोस्टल अथॉरिटी के पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल या थिंग आया है
और कोर्ट को यानी ये कोर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, यानी 4 लोगों को ये लगता है कि किसी मामले में जिसके संबंध में इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो कि पोस्टल अथॉरिटी कब्जे में है। तो पोस्टल अथॉरिटी को ये आदेश दे सकता है कि वो उस डॉक्यूमेंट को उस कोर्ट में या उस व्यक्ति को मुहैया कराए जिसको कि इसकी आवश्यकता है। सेक्शन 94(5) का सब क्लास 2 ये कहता है, इफ एनी सच डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल और एनी अदर कमिश्नर ऑफ द पुलिस और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस वांटेड फॉर एनी सच पर्पज, ही में require the postal authority to cause such to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of the district magistrate, CJM or the code under subsection 1। दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा दस्तावेज, पार्सल या थिंग किसी भी मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट DSP, यानी कि 4 लोगों की यहाँ बात की गई है। यहाँ पर भी सब क्लॉज 1 में भी 4 लोगों की बात की गई थी, लेकिन वहाँ पर जो है वो था DM, CJM, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट था। यहाँ पर बात की गई है एग्जीक्यूटिव या कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या कोई कमिश्नर ऑफ द पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस या DSP, किसी जांच, ट्रायल इत्यादि में आवश्यक समझते हैं तो वो पोस्टल अथॉरिटी को यह निर्देश दे सकते हैं कि ऐसे दस्तावेज या पार्सल को किसी को डिटेन करके कोर्ट में प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर पार्सल या फिर डॉक्यूमेंट या किसी अदर थिंग के बारे में जो किसी पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है उसको कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कौन सा अधिकारी जो है उसे प्रोड्यूस कराएगा, इस संबंध में सेक्शन 95 की बात करती है। सेक्शन 90 टॉक्स अबाउट द, यहाँ पर समन की बात की गई है। सेक्शन 96 टॉक्स अबाउट द सर्च वारंट, व्हेन सर्च वारंट में बी इशू, कब उनकी परिस्थितियों में सर्च वारंट जो है वो इशू किया जा सकता है। यहाँ पर बात की गई 96 का सब क्लॉज 1 कहता है, वेयर एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, यानी किसी कोर्ट को विश्वास करने का उपयुक्त कारण है, दैट अ पर्सन टू हुम अ समन अंडर सेक्शन 94 और a requisition under subsection 1 of the section 95 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summon or requisition। और दोस्तों यहाँ बात की गई है, यदि किसी कोर्ट को लगता है कि अगर वो 94 में समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग अगर किया जाता है, यानी कोई समन 94 के अंतर्गत कोई समन जारी किया जाता है या सेक्शन 95 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कोई समन जारी किया जाता है किसी पोस्टल अथॉरिटी को कि कोई पार्सल थिंग्स या वो कोर्ट में प्रोड्यूस करे, तो जिस व्यक्ति को समन इशू किया जा रहा है वह व्यक्ति ऐसे डॉक्यूमेंट या थिंग्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ऐसे मामले में कोर्ट जो है वो सीधे वारंट इशू कर सकती है, यानी समन ना इशू करके सीधे वारंट इशू करती है। यानी कि यहाँ पर सेक्शन 94 का सब 1 और सेक्शन 95 के सब क्लॉज 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोर्ट को लगता है कि समन इशू करने के बावजूद भी वो व्यक्ति जो है वो डॉक्यूमेंट को या डिजिटल फॉर्म के दस्तावेज को या फिर लेटर या पार्सल को जो है जो अगर पोस्टल अथॉरिटी कब्जे में वो उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा तो समन की जगह जो है वो वारंट इशू कर सकता है, सीधे वारंट इशू कर देगा। यहाँ पर बीच सब क्लॉज कहा गया, सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। कोर्ट उस स्थिति में भी वारंट इशू कर सकता है कि जिस डॉक्यूमेंट या थिंग्स को कोर्ट की आवश्यकता है लेकिन कोर्ट को ये नहीं मालूम है कि वो किसके पोजीशन में है या तो भी कोर्ट जो है, यानी कि कोर्ट को पता नहीं कि जिस डॉक्यूमेंट के बारे में समन दिया जा रहा है वो किसके पोजीशन में है, तो ऐसी स्थिति में वो सीधे सर्च वारंट इशू कर सकता है। तीसरा है, द कोर्ट कंसीडर दैट द पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता will be served by a general search or inspections। यहाँ तीसरा क्लास समझिएगा
दोस्तों, यदि कोर्ट को लगता है कि इस संहिता के अंतर्गत किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग के लिए जनरल सर्च और इंस्पेक्शन की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो कोर्ट जो है सर्च वारंट इशू कर सकता है। 3 परिस्थितियों में सर्च वारंट इशू करेगा। पहली परिस्थिति है कि जो है 94 और 95 का जो सब क्लॉज 1 है उसके अंतर्गत कोर्ट को लगता है कि समन इशू करने का कोई फायदा नहीं है, वो व्यक्ति नहीं आएगा, तो वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। दूसरा है कि कोर्ट को लगता है कि वो डॉक्यूमेंट या थिंग किसके पोजीशन में है वो उसको ज्ञात नहीं है, तब सर्च वारंट इशू कर सकता है। और कोर्ट को लगता है कि किसी इंक्वायरी और ट्रायल और या अदर प्रोसीडिंग के इस संहिता के पर्पस के लिए जो है वो जनरल सर्च और इंस्पेक्शन की आवश्यकता है, तो सर्च वारंट इशू कर सकता है। इट मे बी इशू सर्च वारंट एंड पर्सन टू हुम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च और इंस्पेक्ट अकॉर्डिंग देयरविथ एंड द प्रोविजन देयर इन आफ्टर कंटेन। जिस व्यक्ति को सर्च वारंट इशू किया जाता है वो जो है वो व्यक्ति जो है इस संहिता के अंतर्गत उस स्थान में जाकर जो है वो सर्च और इंस्पेक्शन कर सकता है जिसको कि वारंट में निर्देशित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की गई सेक्शन 96 का सब क्लॉज 2, द कोर्ट में इफ इट इज डीम्ड फिट स्पेसिफाई द वारंट इन पर्टिकुलर प्लेस और part thereof to which only the search or inspection shall be stand and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect any the place or part so specified। दोस्तों, यहाँ पर साथ कहा गया है कि कोर्ट जो है जब सर्च वारंट इशू करके किसी व्यक्ति को वारंट में ही स्पेसिफाई कर सकता है। सर्च वारंट में जब कोर्ट इशू करती है तो कोर्ट सर्च वारंट में ही इस बात को मेंशन कर देती है कि वो किस स्थान या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर या किसी पार्ट पर सर्च और इंस्पेक्शन कर सकती है। तब ऐसा व्यक्ति उस जगह पर केवल उसी स्थान पर या उसके उसी पार्ट पर इंस्पेक्शन करेगा, सर्च करेगा, जैसे कि सर्च वारंट में उल्लिखित किया गया है। यानी कि पूरे स्थान का कर सकता है या किसी पार्ट का कर सकता है, जैसा सर्च वारंट बताएगा कोर्ट वैसे ही वो जो जिस व्यक्ति को सर्च वारंट डायरेक्टेड होगा वो ऐसा सर्च वारंट उसी के अंतर्गत करेगा। तीसरा सब क्लॉज कहा गया है कि nothing contained in this section shall authorize any magistrate other than the district magistrate or the CGM to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in custody of the postal authority। सेक्शन 3 ये कह रहा है दोस्तों, 96 का सेक्शन 3 ये कह रहा है कि उपरोक्त सर्च वारंट का ऑर्डर केवल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो सर्च वारंट का आदेश है वो सिर्फ जो है या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सीजीएम ही ग्रांट करेगा या ही दे सकता है, जब वे वारंट के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट या पार्सल या अदर थिंग जो भी पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है सर्च करने का आदेश दे सकते हैं। यानी कि जो सर्च वारंट का इशू करने का जो पावर है वो डीएम को है या फिर सीजीएम कोर्ट को है, वही जो है डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग को जिसकी कस्टडी पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है उसे जो है वो प्रोड्यूस करने का आदेश दे सकते हैं। सेक्शन 97 टॉक्स अबाउट द सर्च ऑफ पुलिस सस्पेक्ट टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा। दोस्तों, इस बात को समझिएगा कि इफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी 3 अथॉरिटी की बात की गई है, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अपॉन इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और आफ्टर सच इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन के बाद इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट को लगता है कि ही थिंक्स नेसेसरी दैट has reason to believe that any place is used for a deposit, किसी प्लेस पर कोई ऐसा सामान इकट्ठा किया गया है और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है या उसके स्टोलन प्रॉपर्टी के सेल के संबंध में वो सामान को इकट्ठा किया गया है, और फॉर ए डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनल आर्टिकल, यानी कोई ऐसा आपत्तिजनक आर्टिकल है उसका जो है वो सेल, प्रोडक्शन इत्यादि या फिर के लिए डिपॉजिट किया गया है, टू विच सेक्शन अप्लाइज और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनल आर्टिकल इज डिपॉजिट इन एनी प्लेस he may by warrant authorize any police officer above the rank of a constable।
दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। 97 बात करता है कि उस स्थान की सर्च करना जहां पर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर फोर्ज डॉक्यूमेंट इत्यादि होने का संदेह है। या तो सेक्शन 97 जो है, सेक्शन 97 ये बताता है कि यदि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, साफ साफ बताया गया है, यदि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई सूचना मिलती है या इंक्वायरी के पश्चात यदि वो आवश्यक समझते हैं, क्योंकि उनके पास रीजन टू बिलीव है कि ऐसा कोई प्लेस जहां संदेह की कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिल सकती है या फिर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट रखा गया है, या तो विक्रय के लिए या किसी आपत्तिजनक वस्तु के स्टोर करके रखा गया है, उसके विक्रय या उत्पादन करने के लिए किसी स्थान का उपयोग किया जा रहा है, तो उपरोक्त प्राधिकारी जो कांस्टेबल से रैंक का ऊपर का होगा उसे वारंट के द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा कि उस स्थान पर जाकर जो है वहां पर उसकी तलाशी ले सकता है। पुलिस ऑफिसर वहां जाके क्या क्या करेगा इसके संबंध में जो है वो जो है 97 का सब क्लॉज 97 का जो है वो सब क्लॉज ABCDE बताता है कि वहां जाके पुलिस करेगा क्या। जो जिस ऑफिसर को सर्च वारंट दिया गया है वो क्या रहेगा क्या, तो सबसे पहले करेगा ये कि किसी भी स्थान पर ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश कर सकता है, टू इंटर विद सच assistance as may be required such place। दूसरा है कि टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, वारंट में जिस भी मैनर से सर्च करने का निर्देश दिया गया है उस मैनर से जो है वो सर्च अधिकारी जो है वो सर्च करेगा उस स्थान की। टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, वहां पर सर्च करने के दौरान जो प्रॉपर्टी पाई जाती है और आर्टिकल देयरइन फाउंड, और जो भी कोई भी मटेरियल पाया जाता है विथ ही रीजनेबल सस्पेक्ट, जिसको कि वो यूज सस्पेक्ट करने का कारण है टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी की वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, और ऑब्जेक्शन आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। यानी कि अगर 3 में अगर आप देखें तो सेक्शन 3 में कहा गया है कि उपरोक्त सर्च वारंट का ऑर्डर 3 में कहा गया है कि यदि सर्च वारंट के स्थान पर कोई, जब सर्च वारंट लेकर कोई व्यक्ति उस स्थान की तलाशी कर रहा होता है, वहां पर अगर उसको कोई वस्तु या संपत्ति मिलती है जिसको कि उसको संदेह कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उसके उचित तो उसे कब्जे में ले लेगा। डी ये कह रहा है टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर द मजिस्ट्रेट, उस प्रॉपर्टी को या उस आर्टिकल को जो कि संदेहास्पद स्थिति में उसे सीज किया गया है उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करेगा, और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट until the offender is taken before a magistrate, या फिर उस ऑब्जेक्शनल सामग्री को वो अपने पोजीशन में तब तक रखेगा जब तक कि उसका ऑफेंडर जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, और अदरवाइज टू डिपोज ऑफ इट इन द सेम प्लेस ऑफ सेफ्टी। जो भी सामग्री या पदार्थ जो है, जो ऑब्जेक्शनल आइटम या पदार्थ उस सर्च के स्थान पर पाया जाता है, उसे पुलिस अधिकारी जो है वो अपने कस्टडी में लेगा और तब तक अपने पास सेफ रखेगा जब तक कि उसका ऑफेंडर जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस दौरान जो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है वो सर्च वारंट वाला पुलिस अधिकारी करेगा। ये बात कह रहा है, सेक्शन ई में ये बात कहा गया है कि टू टेक इनटू कस्टडी ऑफ कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस हु अपीयर्स टू हैव बीन प्रिवी to the deposit, sale or production of any such property or article knowing or having a reasonable cause to suspect it to be stolen property or as the case may be objection article to which this section applies। दोस्तों इससे ज्यादा सेक्शन ई ओ जो है 97 का ई जो क्लास है उसको ज्यादा ध्यान से देखिए। उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर ऊपर में कहा गया अगर सर्च करने जाता है कोई वस्तु बरामद, कोई ऐसी आर्टिकल या वस्तु जिसको कि स्टोलन प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्शनल आइटम होने का संदेह है वो बरामद होता है, तो उसे तब तक उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी करेगा जब तक कि उसका ऑफेंडर जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। जबकि सेक्शन ई जहाँ पर ये कह रहा है कि अगर सर्च के दौरान कोई व्यक्ति उस जगह पर पाया जाता है जिस स्थान का सर्च किया जा रहा है और पुलिस ऑफिसर को संदेह कि वो व्यक्ति स्टोलन प्रॉपर्टी या रखा है या उस प्रॉपर्टी के सेल या प्रोडक्शन में व्यक्ति इंगेज रहा है, यानी जो व्यक्ति उस जगह पर पाया जाता है वो उस
प्रॉपर्टी का, स्टोलन प्रॉपर्टी कोई देखरेख कर रहा है, उसका सेल और प्रोडक्शन में सहायता कर रहा है, या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी को सेल इत्यादि कराता है, और या उसको खुद उसका उसमें कुछ हाथ है या उसको जानकारी है, या फिर ऑब्जेक्शनल आर्टिकल के बारे में कुछ जानता है या उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसे सभी व्यक्तियों को सस्पेक्ट के आधार पर पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकती है। यानी कि उस सच स्थान पर जो भी व्यक्ति उस ऑब्जेक्शनल आइटम या स्टोलन प्रॉपर्टी की देखरेख, प्रोडक्शन या विक्रय या इत्यादि में सहायता करता है, उस सभी को पुलिस जो है पकड़कर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकती है। यहाँ सेक्शन जो 97 का सब क्लॉज 2 ये बताता है कि ऑब्जेक्शनल आर्टिकल जो है होता क्या क्या है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शनल आर्टिकल होता क्या क्या है इसके समय बताया गया है। कोई भी काउंटरफीट क्वाइन, नकली सिक्के, पीसेज ऑफ मेटल मेड इन द कंट्रावेंशन ऑफ द क्वाइनेज एक्ट 2011, क्वाइनेज एक्ट 2011 के उल्लंघन करते हुए कोई मेटल को पीस, मेटल के डिफरेंट पीस को या तो रखना या कस्टम एक्ट 1962 के तहत जो है वो उस सेक्शन 11 का कंट्रावेंशन में अगर कोई पीसेज ऑफ मेटल है वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत, जो कि कस्टम एक्ट 1962 या फिर कॉइनेज एक्ट 2011 के कंट्रावेंशन में है, वो सारी चीजें जो है वो ऑब्जेक्शनल आर्टिकल में आएगी। काउंटर फीट करेंसी और काउंटर फीट स्टैम्प, यानी कोई भी कूट रचित करेंसी या कूट रचित जो स्टैम्प है वो। नेक्स्ट है फोर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील, ऑफिस ऑब्जेक्ट रेफर्ड इन द सेक्शन 294 ऑफ द बीएनएसएस की धारा धारा 294 के अंतर्गत कोई भी ऑफिस ऑब्जेक्ट इत्यादि आती है, या फिर जी है इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल मेंशन इन क्लॉज ए और से एफ। ए से लेकर क्लॉज ए से लेकर एफ तक, क्लॉज ए से लेकर एफ तक जो है इस या तो क्वाइनेज बनाने में या फिर मेटल के पीस करने में या फिर काउंटरफेट करेंसी या काउंटरफेट स्टैम्प बनाने में, फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाने में जिस इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि अगर हथौड़ी या छेनी या फिर मेटल या तांबा या भट्टी इत्यादि का जिसमें कि गलाया जाता है, इस सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी उसको भी जो है वो भी सारी चीजें जो है इस जी के अंतर्गत ऑब्जेक्शनबल आइटम सब के अंतर्गत आएगी। Dear student, as we have already discussed under section 97, which talks about the court has power to issue such warrant in certain circumstances. Now, under the section 98, we will discuss the power of the court to forfeited certain publications, which is very important aspect as far as the judicial part of it is concerned. Under section 98 talks about the power to declare certain publication forfeited and to issue such warrant for the same. यानी कि कोर्ट को पावर है कि कुछ पब्लिकेशन को वो फोरफिट कर देती है, इसके लिए वो सच वारंट इशू कर सकती है। 98 talks about the where any newspaper, books और any document, यहाँ तीन चीजों की बात दोस्तों की गई है कि अगर जहां पर कोई न्यूज़पेपर्स या किताब या कोई डॉक्यूमेंट का मतलब प्रिंटेड डॉक्यूमेंट से है, वेयर एवर प्रिंटेड, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंटेड है, अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट को लगना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को लगना चाहिए, टू कंटेन एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशबल। स्टेट गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि किसी न्यूज़पेपर में, किसी किताब में, किसी डॉक्यूमेंट में जो प्रिंटेड है वो उसमें कुछ ऐसा पब्लिकेशन है विच इज पनिशबल अंडर सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295, 299 ऑफ बीएनएसएस 2023। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी न्यूज़पेपर में, किसी किताब में या किसी डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा चीज पब्लिश किया गया है जो बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 विच टॉक्स अबाउट द एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला कोई पब्लिकेशन है, या फिर 196 टॉक्स अबाउट द प्रोमोटिंग इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस,
प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, रेजिडेंस, यानी कि जाति, यानी कि धर्म, जाति, बर्थ ऑफ प्लेस और भाषा के आधार पर कोई हेट्रेड पहुंचाने वाला कोई पब्लिकेशंस है। या फिर सेक्शन 197 टॉक्स अबाउट द इम्पुटेशन एसर्शन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। 294 talks about the sale extra of the ऑफिस बुक, किताब अश्लील किताबें बेचने के संबंध में 294 है। 295 जो है वो ऑफिस बुक्स इत्यादि ऑफिस ऑब्जेक्ट जो कि बच्चों के लिए बच्चों से संबंधित है, उसका सेल पब्लिकेशन करने के संबंध में है। या 299 टाइप्स ऑफ द डिबरेट एंड मेलेशियस एक्ट इंटेंट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास, किसी भी एक ग्रुप के रिलीजियस सेंटिमेंट को खतरा या इंडेंजर पहुंचाने वाला कोई पब्लिकेशन है। तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन जारी कर स्टेटिंग द ग्राउंड ऑफ इट्स ओपिनियन, अपने ओपिनियन का जो है ग्राउंड देते हुए डिक्लेयर एनी कॉपी ऑफ इशू ऑफ द न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर की, उस पब्लिकेशन की, डॉक्यूमेंट की कोई भी कॉपी कंटेनिंग सच मैटर, जिसमें कि ऐसा मैटर कहा गया है, एंड एवरी कॉपी ऑफ सच बुक एंड अदर डॉक्यूमेंट, और इस किताब की और डॉक्यूमेंट की सारी कॉपी टू बी फोरफिटेड, उस सारी कॉपी को जो है वो गवर्नमेंट चाहे तो जब्त कर सकती है टू गवर्नमेंट, एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम, और इसके लिए कोर्ट जो है किसी पुलिस अधिकारी को थ्राइस कर सकती है वारंट देकर, सर्च वारंट देकर, वेन एवर फाउंड इन इंडिया, और ऐसा सर्च अधिकारी जो है भारत के भीतर कहीं भी और ऐसा डॉक्यूमेंट जो है जिसके भीतर ये सारे कंटेंट अवेलेबल है वो पाता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर रैंक के नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए, टू इंटर अपॉन एंड सर्च फॉर द सेम इन एनी प्रेमाइसेस वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इश्यूज और एनी सच बुक्स और डॉक्यूमेंट में बी रीजनेबल सस्पेक्ट टू बी। साफ साफ दोस्तों ये कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसा किताब, कोई ऐसा न्यूज़पेपर, कोई ऐसा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है जिसमें कि भारत की एकता और अखंडता जो या डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी बढ़ाने वाला कोई पब्लिकेशन है, या नेशनल इंटीग्रिटी को इम्पुटेशन एंड एसर्शन करने वाला कोई पब्लिकेशन है, या कोई ऑफिस बुक्स है, या फिर बच्चों के संबंध में कोई ऑफिस सामग्री है, इस सबसे रिलेटेड अगर कोई मैटर का पब्लिकेशन इन चीजों में हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बाय नोटिफिकेशन जो है इसके लिए जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी करे और लिखित ग्राउंड ये बताए कि ऐसा क्या चीज है कि जो उसकी ये प्रतिक्रिया जो है वो जब्त की जानी चाहिए, और वो जो ऐसी स्थिति में कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है इसके लिए अथराइज किया जाएगा, और जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक के नीचे का नहीं होगा, और ऐसे पुलिस ऑफिसर जो है भारत के भीतर ऐसा सामग्री कहीं भी पाया जाता है या जिस भी जगह पर रखा गया है उस प्रीमाइसेस में जाकर उसकी प्रतियां को जब्त कर सकता है। जैसे मान लाइब्रेरी में रखा हुआ किसी और स्टॉल पर रखा हुआ तो वो लाइब्रेरी में जाकर वहां एंटर कर सकता है, उस प्रति को जो है वो सीज कर जब्त कर सकता है। ये सेक्शन 98 में बात की गई है। सेक्शन 98 का सब क्लॉज 2 ही कहता है इन दिस सेक्शन एंड द सेक्शन 99 यानी 98 के पर्पस से और 99 के पर्पस से न्यूज़पेपर और बुक जो हैव द सेम मीनिंग एज इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द बुक एक्ट 1867 यानी कि न्यूज़पेपर और बुक्स का जो तात्पर्य है वो वही होगा जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द बुक एक्ट 1867 में दिया गया है, या डॉक्यूमेंट का तात्पर्य होगा इंक्लूड एनी प्रिंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ्स और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट में जो है वो कोई भी प्रिंटेड मटेरियल, ड्राइंग, कोई डिजाइन वगैरह आएगा, फोटोग्राफ्स आ सकता है, या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आ सकती है। तीसरा है क्लॉज 3 है नो ऑर्डर पास और एक्शन टेकन अंडर दिस section shall be called in question of any court otherwise than the according with the provision of the section 99। इस धारा यानी अभी 99 we will discuss in later on, ये
बहुत ही बड़ी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जो है जो 98 बात कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है, 98 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई आदेश 98 के तहत दिया है तो उस आदेश को 99 के अधीन रहते हुए चैलेंज किया जाएगा। इसके इतर जो है किसी भी कीमत पर स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो केवल जो है 99 के अंतर्गत ही सेटिसाइड किया जाता है, अदरवाइज इस ऑर्डर को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये बहुत ही फुल अथॉरिटी दी गई है कि अगर कोई भी ऑर्डर, अगर किसी भी पब्लिकेशन को जब्त करने का ऑर्डर अगर स्टेट गवर्नमेंट 98 के तहत देती है तो उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। एक ही शर्त पर चैलेंज किया जा सकता है, वो है 99, विच वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस। सेक्शन 99 जो है 98 का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाता है। सेक्शन 99 टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ द फोरफीचर। अगर जो भी फोरफीचर सेक्शन 98 के अंदर किया गया था उसे हाई कोर्ट में चैलेंज देकर सेट असाइड कराने की पावर जो है सेक्शन 99 में दी गई है। अब सेक्शन 99 का सब क्लॉज 1 कहता है एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट। यदि किसी व्यक्ति को किसी न्यूज़पेपर में, बुक्स में या डॉक्यूमेंट में कोई इंटरेस्ट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 98, और इसके अंतर्गत जो है फोरफीटर का अगर वो आदेश दिया गया है और कोई व्यक्ति इससे आहत हो गया है, उस आदेश के विरुद्ध वो कहीं जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ साफ साफ कहा गया विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस दिन पब्लिकेशन हुआ है और या जिस दिन पब्लिकेशन का ऑर्डर, जिस दिन नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने उस मटेरियल को जब्त करने का, उस पब्लिकेशन के ऑर्डर के 2 महीने के भीतर जो है जो है अप्लाई टू द हाई कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि सेक्शन 98 का जो फोरफीचर का आदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उसको उसके आदेश को सेट असाइड करने की पावर सिर्फ हाई कोर्ट को है और किसी भी लोअर जुडिशरी को नहीं है। To High Court to set aside such a declaration on the ground that the issue of newspaper or book or other document in respect of which the declaration was made did not contain any such matter as to refer under section 1 of the section 98। सिर्फ एक ही आधार पर यहाँ पर साफ साफ दोस्तों कहा गया है, सेक्शन 99 में कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जो फोरफीचर का आदेश दिया है, उस आदेश को अगर किसी से उस आदेश के खिलाफ कोई व्यक्ति आहत हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एक एप्लीकेशन जो है जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में ये आदेश पारित किया है फोरफीचर का, उस दिन के लेकर 2 महीने के भीतर जो है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को वो उस व्यक्ति को जो है हाई कोर्ट में जाकर उस जब्तीकरण के बुक्स, न्यूज़पेपर और डॉक्यूमेंट का जो जब्तीकरण का आदेश जो है स्टेट गवर्नमेंट दिया है, उस आदेश के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में 2 महीने के भीतर जो है वो याचना दायर करनी होगी, जो सेक्शन 99 का सब क्लॉज 1 ये बताता है। सब क्लॉज 2 ये बताता है एवरी सच एप्लीकेशन शैल where the high court consists of 3 or more judges be heard and determined by a special bench of the high court composed of the 3 judges, and where the high court consists of less than 3 judges, and such special bench shall be composed of all the judges of that high court। यहाँ साफ साफ सेक्शन 99 का सब क्लॉज 2 दोस्तों बहुत ही साफ साफ कहता है कि जब भी कोई मामला हाई कोर्ट में इस रिगार्ड जाएगा, यानी कि जब्तीकरण के आदेश के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जाता है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है ऐसे मामले को सुनेगी, और जब मामले को सुनेगी तो वो हाई कोर्ट की जो बेंच होगी वो कम से कम 3 जजेस से नीचे का बेंच नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी कभी पब्लिकेशन के सेट साइड का कोई व्यक्ति एग्रीव जो है वो हाई कोर्ट जाता है, तो कम से कम 3 जन, यानी नाइदर डबल बेंच नॉर सिंगल बेंच जो है इस मैटर को सुनेगी। जब भी सुनेगी 3 या 3 से ज्यादा जजेस की बेंच ही सुन सकती है। ये बात सेक्शन 99 का सब क्लॉज 2 बताएगा। कम से कम 3 जज, स्पेशल जो बेंच होगी वो 3 जजेस से कम की नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है क्लॉज है ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर। जब भी कभी सुनवाई कर रही होगी कोर्ट में, तो ऐसे न्यूज़पेपर, एनी कॉपी ऑफ सच न्यूज़पेपर में बी गिवन इन एविडेंस इन aid of the proof of the nature or tendency of the word, sign or visible representation contained in such newspaper in respect of which the declaration of forfeiture was made।
दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, यहाँ पर साफ साफ क्या है कि जजेस 3 जजेस के कम की बेंच जो है ऐसे मामले को नहीं सुनेगी। और सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि जब भी कभी इस मैटर पर सुनवाई हो रही होगी तो किसी भी व्यक्ति को साबित ये करना पड़ेगा कि जो न्यूज़पेपर में या जो न्यूज़पेपर और बुक्स और डॉक्यूमेंट में जो चीजें बताई गई है, जो वर्ड सिग्नेचर और विजिबल रिप्रेजेंटेशन लिखा गया है, वो क्यों नहीं आहत करता है। यानी कि उसे साबित करना पड़ेगा कि सरकार ने जो फोरफीचर का आदेश दिया गया है, जिस ग्राउंड के आधार पर आदेश दिया गया है, वो जो है वो सेक्शन 152, 96, 97, 294 और 295 और 299 ऑफ बीएनएसएस का क्यों नहीं वायलेशन करता है। यानी कि जो व्यक्ति इसे छापा है उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि जो छापा है, जो चाहे वो बाय न्यूज़पेपर के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से या डॉक्यूमेंट के माध्यम से, तो वो जो है उसमें ऐसा क्या नहीं है जो कि इसका वायलेशन करता है। यानी वायलेशन हुआ है ये बात स्टेट गवर्नमेंट को साबित करनी पड़ेगी, और वायलेशन नहीं हुआ है ये बात जो है वो ऑफेंडर जो व्यक्ति इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति का खिलाफ ये चीज का आदेश दिया है उसे साबित करनी पड़ेगी। यानी कि पूरा का पूरा मैटर जो है ये डिपेंड करेगा कि जो छपा है उसका नेचर और टेंडेंसी ऑफ द वर्ड्स क्या है। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल द हियरिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ द केसेस बिफोर द हाई कोर्ट। सेक्शन 99 का सब क्लॉज 4 कहता है द हाई कोर्ट शैल इफ इट इज नॉट satisfied that the issue of the newspaper or the book or the other document in respect of which the application has been made contained in any such matter as it referred under section 98 set aside the declaration of the forfeiture। देखिए सीधी सी बात है, हाई कोर्ट को अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है कि जिस पब्लिकेशन को फॉरफिटेड करने का आदेश गवर्नमेंट ने दिया है अंडर सेक्शन 98, तो अगर कोर्ट जो है जो फॉरफिचर का आदेश है उस आदेश से सेटिस्फाइड नहीं होती है ड्यू टू एनी रीजन, तो ऐसी स्थिति में जो है हाई कोर्ट को पावर है कि वो 98 के स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को जो है वो चाहे रद्द कर सकती है, और जो जब्तीकरण का आदेश दिया गया है उसे भी वो रद्द कर सकती है। ये बात जो है 99 के सब क्लॉज 4 में कहा गया है। शर्त यह है कि जो है हाई कोर्ट शायद इट इज नॉट सेटिस्फाइड हाई कोर्ट को नहीं होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट का ने आदेश दिया है वो जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ दिया गया है। ये इस बात पर हाई कोर्ट जो है वो सहमत है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जब्ती की है वो 98 के प्रावधानों के तहत नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो 98 का जो आदेश है उसको रद्द कर सकती है। 99 का सब क्लॉज 5 ये कहता है वेयर देयर इज a difference of opinion among the judges forming the special bench, the declaration shall be in accordance with the opinion of the majority of the judges। इस सामान्य सी बातें हैं दोस्तों कि अगर क्योंकि 3 जजेस की बेंच है तो जाहिर सी बात है 3 या 3 से ज़्यादा जजेस की बेंच है, तो ऐसी स्थिति में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है कि जब्ती का आदेश कुछ जज कहते हैं कि नहीं सही है, कुछ जज कहते हैं नहीं गलत है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन शैल बी प्रिवेल इन एनी डेमोक्रेसी एज नो वेल दैट। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में या किसी भी बेंच में जो है जो मेजॉरिटी के जजेस होती है उसी के आधार पर निर्णय दिया जाता है। तो ये सामान्य सा सेक्शन है। तो अब आइए लास्ट है सेक्शन 100 which talks about the search for purpose wrongful confined। पहले वाले सेक्शन में हमने देखा था कि सर्च किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित हो। दूसरे वाले सेक्शन में कहा गया है कि सर्च इसलिए किया जा रहा है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट नहीं लेकर उपस्थित होता है तो उसको कोर्ट में जो है पुलिस ऑफिसर के माध्यम से अथराइज करता है कि वो डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित हो। तीसरे में है फॉरफीचर का आदेश दिया गया है, और चौथा बात किया गया है कि अगर कोई पर्सन जो है रॉन्गफुली कन्फाइंड किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्च वारंट जारी किया जाता है। इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर जो पावर ध्यान सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पावर दिया गया है या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होना चाहिए या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज रीजन टू बिलीव, उस व्यक्ति को रीजन टू बिलीव है दैट एनी पर्सन इन कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, किसी व्यक्ति को ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कन्फाइन किया गया है दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट टू एन ऑफेंस, जो कन्फाइनमेंट जो है वो रॉन्गफुली किसी व्यक्ति को कन्फाइन किया गया है। यू कैन से इन अदर वर्ड दैट इफ एनी पर्सन हैज बीन रॉन्गफुली कन्फाइंड देन and the DM, SDM or first class judicial magistrate has a reason to believe that he may issue a search warrant। ऐसे स्थिति में DM, SDM या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सर्च वारंट
वारंट इशू कर सकता है। एंड द पर्सन टू whom such warrant is directed, और जिस व्यक्ति को सर्च वारंट डायरेक्ट किया जाता है, may search for the person so confined, ऐसे व्यक्ति को वो ऐसा व्यक्ति कहीं भी कन्फाइन हो, किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर कन्फाइन हो, तो ऐसा सर्च वारंट जिस व्यक्ति को ऑथराइज किया जाता है उस व्यक्ति का अधिकार होगा कि वो जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत सर्च कर सकता है। और सर्च करने के बाद अगर कहीं भी किसी भी प्रीमाइसेस में जाएगा, कहीं पर भी जाके वो दरवाजे के अंदर जाके वो उस व्यक्ति को घर के अंदर से वो बाहर ला देगा अगर रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया है। और ऐसी स्थिति में जो है और जो पूरा का पूरा जो घर में घुसने और बाहर आने की जो प्रक्रिया होती है वो उसी के इस अध्याय के अध्याय के रहते हुए जो है सारा सर्च वारंट, सारा सर्च जो है किया जाएगा। साफ साफ कहा गया है अकॉर्डिंग देयरविथ एंड द पर्सन इफ फाउंड शैल बी इमीडिएटली टेकन टू द मजिस्ट्रेट, और अगर सर्च के दौरान वो व्यक्ति पाया जाता है जिसके खिलाफ सर्च वारंट इशू किया गया है, तो जिसके लिए सर्च वारंट इशू किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। हु शैल मेक सच ऑर्डर इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सीन प्रॉपर, और ऐसे स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है जैसा भी उचित समझेगा उस व्यक्ति को के लिए वो आदेश देगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया तो सर्च वारंट इशू करके किसी भी पुलिस अधिकारी को ऑथराइज किया जाएगा कि वो व्यक्ति जिसके लिए सर्च वारंट इशू किया गया है उसको कहीं पे भी वो हो, उसको जो है को वहाँ पर उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से छुड़ाकर जो है वो डीएम या एसडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर समान व्यक्ति की बात करिए, सेक्शन 101 टॉक्स अबाउट द पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल, यानी किसी महिला का अगर अपहरण कर दिया गया है तो उसे छुड़ाने के संबंध में सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ, यानी यहाँ पर बहुत ही जो इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ शुरू होता है, अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ, अगर किसी ओथ ऑफ द एडप्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए वुमेन, जब भी कोई ओथ पर कोई ऐसा कंप्लेंट आता है कि जिसपे कि रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ किसी भी महिला का या तो अपहरण किया गया है या फिर रॉन्गफुल डिटेंशन किया गया है, और ए फीमेल चाइल्ड फॉर एनी अनलॉफुल पर्पज, यानी या कि किसी महिला का अनलॉफुल तरीके अनलॉफुल पर्पज से उस महिला को जो है वो डिटेन किया गया है। ये तीन बातें कही गई है, या तो अपहरण किया गया है महिला का, या फिर अनलॉफुल डिटेंशन किसी महिला का किया गया है, या अनलॉफुल पर्पस से किसी लड़की का जो है वो डिटेंशन किया गया है। तो ऐसी स्थिति में डीएम एसडीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में मेक एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रेस्टोरेशन। ऐसी स्थिति में तीन अधिकारी की बात की गई है, यहाँ डीएम, जैसे यहाँ भी बात की गई डीएम एसडीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 100 में भी छुड़ाने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है सर्च वारंट में, और 101 में भी डीएम एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है कि फॉर द इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ द सच वुमेन टू हर लिबर्टी, उसे तुरंत मुक्त कराया जाएगा, और मुक्त कराने के बाद सच फीमेल चाइल्ड टू हर पेरेंट, मुक्त कराने के बाद उस फीमेल चाइल्ड को उसके माता पिता को सौंप दिया जाएगा, या तो माता पिता को सौंपा जाएगा या गार्जियन को सौंपा जाएगा, और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ सच का, और या उस व्यक्ति को तीन लोगों को उस महिला को आजाद करके सौंपा जा सकता है, उसके माता पिता को, उसके गार्जियन को, लीगल गार्जियन को, या फिर ऐसे अदर व्यक्ति को जो कि जिसकी कस्टडी में वो फीमेल चाइल्ड है, एंड मे कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे नेसेसरी, और ऐसे महिला को छुड़ाने के लिए जो भी फोर्स जो है पुलिस अधिकारी चाहता है वो उस फोर्स से मदद लेकर वो जो है उस महिला को छुड़ाने के लिए उतना फोर्स वो इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पूरा का पूरा अगर आप देखें तो यहाँ पर बात की गई सेक्शन 100 में बात की गई है, अगर कोई व्यक्ति रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जाता है, यानी अगर आप देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में भी हैबियस कॉर्पस रिट इसलिए जारी की जाती है किसी कोर्ट के द्वारा कि व्यक्ति को जहां भी रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पर हैबियस कॉर्पस की रिट को ही जो है वो उसी के कंप्लायंस में जो है सेक्शन 100 में प्रावधान बनाया गया है, और सेक्शन 101 में प्रावधान बनाया गया है कि अगर किसी लड़की का, किसी महिला का अगर अपहरण या अपहरण किया जाता है या रॉन्गफुल डिटेंशन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एसडीएम या डीएम जो है वो चाहे तो किसी पुलिस अधिकारी को ऑथराइज करके उस महिला को जो है उसको वहां से लिबर्टी से छुड़ा सकता है, एब्डक्शन से जो रॉन्गफुल एब्डक्शन किया गया उसे छुड़ाने का आदेश दे सकता है। थैंक यू वेरी मच।